शरीर का अपन अंतिम तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, वो है अंतःस्त्रावी तंत्र। हाँ, ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी तंत्र, या फिर उसको क्या बोलेंगे, ग्रंथियां। वैसे 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, लेकिन 2 प्रकार की ग्रंथियां अपने पूरी हो चुकी है। बहिस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर आती है अश्रु ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां और लार ग्रंथियां, जिसके अंदर अश्रु बिल्कुल कुछ पढ़ने लायक है नहीं। लार ग्रंथियों के बारे में अपन ने जब पाचन तंत्र पढ़ा तब लार ग्रंथियों को पूरा पढ़ लिया। एक होती है मिश्रित ग्रंथि, जिस शरीर में मुख्य रूप से मिश्रित ग्रंथियां 3 होती है। एक होती है अग्नाशय, जिसको पाचन तंत्र के अंदर अपन ने पूरी पढ़ ली। एक होती है यकृत, जिसको पाचन तंत्र के अंदर अपन ने पूरी पढ़ ली। और होती है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, अंडाशय और वर्षण, जिसको अपन ने जनन तंत्र के अंदर पूरी पढ़ ली। अपने अब पढ़ने में सिर्फ बची है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, यानी जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, जिसको भी अपन ने पढ़ ली मस्तिष्क के अंदर, वैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल, प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ये जो ग्रंथियां है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, इनके बारे में पढ़ना बाकी है। तो अपन अंतःस्त्रावी तंत्र पढ़ेंगे, ग्रंथियों के 3 प्रकार भी पढ़ेंगे। अपन पता करेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि में तथा अंतःस्त्रावी ग्रंथि में क्या फर्क होता है, किस आधार पर कुछ ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है जबकि कुछ ग्रंथियों को अंतःस्त्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, इनका क्या अंतर है। तो पहले आपको समझना है, बाद में लिखना है। अपना टॉपिक है अंतःस्त्रावी तंत्र। दिखता भी नहीं है, उधर से वो पड़ता है ना। इतने दिन तो ये दिक्कत नहीं थी, कुल मिला के अब कुछ दिनों से। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं ग्रंथियों के बारे में। समझना है एक एक पॉइंट को। ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथियां, एक होती है क्या, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, और एक होती है क्या, मिश्रित ग्रंथियां। अब अपन मुख्य रूप से पता करते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथियां तथा अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो लिखना नहीं, पहले समझ लो इसका फैक्चुअल बात है। बहिस्रावी ग्रंथियां होती है वो जिनसे हमेशा एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? शरीर में एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथियां, जैसे लार ग्रंथि है, तो बताओ अपन ने पाचन तंत्र के अंदर लार पड़ी, तो मेरे को बताओ लार से एंजाइम निकल रहे थे या हार्मोन निकल रहे थे? एंजाइम निकल रहे थे ना। यानी लार बहिस्रावी ग्रंथियां जिनसे एंजाइमों का स्रावण होता है, और अंतःस्त्रावी जितनी भी ग्रंथियां आज अपन जिनके बारे में पढ़ेंगे, उन सारी सभी ग्रंथियों से क्या निकलता है? हार्मोन्स निकलता है। तो इनसे तो बहिस्रावी ग्रंथियों से तो किनका स्रावण होता है? हाँ, एंजाइमों का स्रावण। और जबकि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से किनका श्रावण होता है? क्या निकलते हैं? तो हार्मोन्स का श्रावण होता है। ये पहला अंतर। अब दूसरे अंतर की बात करें। अब बताओ तो मिश्रित में क्या होगा भाई? मिश्रित में क्या होगा भाई? अंतःस्त्रावी बहिस्रावियों में एंजाइम निकलते हैं और अंतःस्त्रावी में हार्मोन्स का स्रावण होता है। कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिनसे हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों ही निकलते हैं, उनको किसकी श्रेणी में रखा गया है? मिश्रित। तो इनसे क्या निकलते हैं? एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों का स्रावण। एंजाइमों तथा हार्मोन्स दोनों का क्या होता है? हाँ, दोनों का श्रवण होता है।
पहला अंतर समझ गए। दूसरे अंतर की बात करें, एंजाइमों के स्रावण के बाद बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो नलिका युक्त होती है। नलिका, इनके अंदर अब समझना एक एक पॉइंट को, जो एंजाइम होते हैं वो पूरे के पूरे शरीर के अंदर जिस प्रकार रक्त की नलियां बनी हुई होती है उस प्रकार एंजाइमों को भी चलने के लिए शरीर में क्या बनी हुई होती है, ये नलिका युक्त होती है। जबकि अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है, इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती है। और इनकी बात करें, एंजाइम होंगे तो नलिका में चलेंगे, और जबकि जो हार्मोन चलते हैं वो नलियों में नहीं होंगे। तीसरी बात करते हैं इनकी, तो एंजाइम रक्त के अंदर नहीं मिलते हैं, रक्त में नहीं मिलते हैं। एंजाइम रक्त के अंदर सीधे डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, जबकि हार्मोन्स सीधे किसके अंदर मिलते हैं, रक्त के अंदर मिलते हैं। इसलिए नलिकाओं की जरूरत नहीं होती है और ये रक्त में मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पहली बात है कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के से एंजाइमों का स्रावण होता है, जबकि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स का स्रावण होता है, जबकि बहिस्रावी में क्या होता है, एंजाइमों का स्रावण होता है। अब बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, जैसे बात करें अपन, जैसे लार ग्रंथियां, जैसे लार ग्रंथि, जो लार ग्रंथियां हैं वो कैसी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी। इसके अलावा जो आंसू निकलने की आंखों की ग्रंथियां जिसको अश्रु ग्रंथियां कहा जाता है, जैसे अश्रु ग्रंथियां हैं। और जैसे बात करें इसके अलावा जैसे पसीने की ग्रंथियां हैं, पसीने की ग्रंथियां हैं। और इसके अलावा जैसे दुग्ध ग्रंथियां हैं। ये सारी की सारी ग्रंथियां कैसी ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी। और अंतःस्त्रावी जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पीयूष, पीनियल, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल। ये सारी की सारी जो ग्रंथियां हैं वो कैसी ग्रंथियां हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं। और मिश्रित ग्रंथियों की बात करें तो यकृत, अग्नाशय जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अग्नाशय। और इसके अलावा जनन ग्रंथियां, कौन सी, जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां में दो जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, अंडाशय और वर्षण। ये चारों की चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चारों को अपन पहले से पढ़ चुके हैं। और ये बिल्कुल बहुत लार ग्रंथियां थी, आंसू ग्रंथियां अपन आंख पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब अश्रु ग्रंथियों के बारे में पढ़ाऊंगा और इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आपको मोटा मोटी ग्रंथियों के प्रकार और उनकी विशेषता आधार पे अंतर का विभेद मैंने प्रस्तुत कर दिया है। पानी की बोतल कौन लाएगा?
लिख लिया? हो गया सबके? लिख लिया सभी ने? चलो अब अपन तो फोटो खींच लेना इतने का, इन्होंने जितना लिखा है। अब अपन एक एक ग्रंथि को पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर अपन पहली ग्रंथि पढ़ते हैं। अब समझना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रंथियों का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या? हाइपोथैलेमस। वैसे पढ़ा हुआ है लेकिन उस दिन मैंने हार्मोन्स के बारे में नहीं लिखाया था। हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस की बात करें, पहली बात तो ये कहाँ स्थित है? स्थित कहाँ है शरीर में? बिल्कुल मस्तिष्क में स्थित। पहली बात इसकी हो गई कि ये स्थित कहाँ है? मस्तिष्क में। चलो ठीक है। दूसरी बात इसकी करें, शरीर के अंदर सारी की सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि। कौन करती है? पीयूष। इसलिए पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है कौन? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी ये बात मैंने वैसे आपको लिखाई थी। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये दूसरा क्या काम करती है? शरीर के, बिल्कुल शरीर के तापमान को क्या करती है? नियंत्रित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में ये नियंत्रित करती है। इसलिए इसको शरीर का तापमान नियंत्रित करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। तीसरी बात, इससे मैं सीधा लिख देता हूं आपके, स्रावित हार्मोन। यानी इससे, इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो जिसका नाम है क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? किस ग्रंथि से होता है? हैं? पीयूष नहीं पढ़ रहे हैं अपन, कौन सी पढ़ रहे हैं? हाँ। और ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ना, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम आता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के स्त्रावण में क्या है? सहायक। जब माता द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाया जाता है, दूध के स्रावण में कोई हेल्प करता है कौन? जब जो
जब इस हार्मोन का निष्कासन होता है तब दूध का निर्माण होता है और दूध का स्रावण होता है। तो दूध के स्रावण में सहायक है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसलिए इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव हार्मोन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लव हार्मोन कहलाता है। इसका काम दूध का स्रावण करना है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अभी नहीं हुआ ये। दूसरी ग्रंथि के बारे में अपन पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस के बाद दूसरी ग्रंथि पढ़े तो अपन बात करते हैं पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी कहां स्थित होती है? मस्तिष्क में। इसे क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी। इंग्लिश में जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल वॉच, या इसको कहा जाता है तीसरी आंख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई बायोलॉजिकल घड़ी? क्योंकि यह इससे एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन क्या काम करता है? बात करें इसकी, स्रावित हार्मोन। इससे एक हार्मोन का स्रावण होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या है नाम? है मेलाटोनिन हार्मोन। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये निद्रा चक्र को नियंत्रित करता है। यानी सोने जागने के चक्र को नियंत्रित कौन करता है? निद्रा चक्र को नियंत्रित करता है। और दूसरा ये काम करता है शैशव अवस्था। एक मिनट सभी इधर देखिए, उसके बाद देखना। अब देखो अपन ने पहली ग्रंथि पढ़ी हाइपोथैलेमस। पहले समझना हाइपोथैलेमस भी मस्तिष्क में होती है और हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने के कारण इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। शरीर के तापमान का नियंत्रण करने के कारण इसको शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर के तापमान का नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस एकमात्र ग्रंथि जिसको मस्तिष्क का भाग माना जाता है। ये भी मस्तिष्क में है, पीयूष भी मस्तिष्क में है, लेकिन हाइपोथैलेमस को मस्तिष्क का क्या माना जाता है? भाग। अपन ने मस्तिष्क पढ़ा तब भी हाइपोथैलेमस को पढ़ा ना, याद है ना? ठीक है। अगली बात, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और जैसी जो गायों के दूध के लिए दवाई आती है ना, गायों के जब इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं नहीं निकालते हैं, उस दवाई का नाम भी क्या है? ऑक्सीटोसिन ही है। वो सेम है। ऐसा मानव में भी होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण माता के अंदर दूध का क्या होता है? स्रावण होता है।
और इसे लव हार्मोन कहा जाता है। अगली बात करें पीनियल ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क के अंदर होती है। इसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल वॉच कहा जाता है। इसको अलार्म, शरीर की अलार्म घड़ी कहा जाता है, या इसको तीसरी आंख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन, और ये हार्मोन है जो शरीर के निद्रा चक्र को नियंत्रित करता है, यानी सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करते हैं। अपन परमानेंट यदि 10 दिन कोई एक टाइम में सोना शुरू जागना शुरू हो जाए तो लगभग अमूमन उस टाइम पर अपन जाग ही जाते हैं, वो यही रीजन है। और यदि दोपहर में कभी सोए नहीं, अपने 10-12 बार जानबूझ के सोने का प्रयास किया, 10 दिन सो गए, 11वें दिन अपन को सोने का टाइम मिल नहीं रहा है, लेकिन शरीर कह रहा है कि सोने का टाइम हो गया है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? सोना पड़ेगा। क्योंकि इस पीनियल ग्रंथि की आदत पड़ जाती है कि ये कहेगी कि कल तू सोया था, आज भी तेरे सोने का टाइम हो गया है, कल तू इस टाइम उठा था, आज तेरे उठने का टाइम हो गया है। ये एक प्रकार की शरीर में अलार्म घड़ी की तरह काम करती है, तीसरी आंख की तरह काम करती है, जैविक घड़ी की तरह काम करती है, निद्रा चक्र को प्रभावित करती है, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। और इसके अलावा ये बहुत अच्छा काम करती है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था का मतलब है शिशु। जब छोटे होते हैं ना, 14 साल से 16 साल से छोटी उम्र में ये जनन हार्मोन को नियंत्रित कर दे, यानी मोटियार पड़े ने रोके। इनको कॉम है छोटा थोको में थोड़ो मोटियार पड़े ने के करे, कंट्रोल करे, मोटियार पड़ा के लक्षणों ने रोकने का पूरा प्रयास करे। और बिंगे बाद में थोड़ा दिनों छूट दे दे कि अब ए घोड़ा ने ठीक पॉन्स भी करता है, बिल्कुल सही है। लिख लिया? चले आगे। अब अपन तीसरी ग्रंथि पढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि। सबसे शरीर में इंपॉर्टेंट ग्रंथि के रूप में काम करती है, लेकिन शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी पीयूष है। वैसे मैंने इसके ऊपर वैसे कहीं पर पहले पढ़ा था मैंने पीनियल, लेकिन एग्जाम में आज तक पीयूष ही आया है। लेकिन मैंने आज 2-3 जगह अभी मैं डिस्कस इस ऊपर पूरे इस कंटेंट में इसके ऊपर ही डिस्कस कर रहा था, छोटी पीनियल है या पीयूष है। वैसे सबसे छोटी नहीं पीयूष है। मैंने आपको पीनियल लिखा है ना, गत साल पीनियल लिखा है, तो याद गणों करा दियो पीनियल, लेकिन क्राउड है पीयूष। आज मैंने अनुसंधान के बाद फाइनल डिसीजन ले लिया कि सबसे छोटी पीयूष है। पहली बात तो अपन कर ले, अब समझो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये। पहली बात तो ये भी कहां पर स्थित है? तो मस्तिष्क में। ये ग्रंथि भी कहां स्थित है? मस्तिष्क में स्थित। दूसरी, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि
तीसरी, शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने के कारण, अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अरे, अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक नोट लगा कि यहां बात और लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि पीयूष ग्रंथि ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, सुनो, लेकिन थायराइड ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर है? तो वो कौन सी ग्रंथि है? थायराइड। सारी ग्रंथियों के ऊपर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल है, लेकिन एक तो इतनी भी बदमाश है थायराइड, जिसके ऊपर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं है। तो मैं यहां नोट लगा के आपको ये बात लिखा रहा हूं कि थायराइड, जिसको थायराइड को आउटू भी कहा जाता है, थायराइड यानी जिसको कहा जाता है क्या? आउटू। थायराइड ग्रंथि पर पीयूष का नियंत्रण नहीं है, थायराइड ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण नहीं है। अगली बात करें इससे स्रावित हार्मोन। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तीनों इंग्लिश में नाम है वर्दी हार्मोन, थायरोक्सिन को जैसे HTH, और थायरोक्सिन सपोर्टेड हार्मोन। अब देखो, शरीर की वर्दी को क्या करता है ये? नियंत्रित। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, इसलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है? वर्दी हार्मोन। और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, वर्दी हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? किस ग्रंथि से होता है? हाँ, पीयूष ग्रंथि से होता है। और यह हार्मोन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर दूध स्रावण में सहायक है। ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर दूध स्रावण में सहायक है। और इस हार्मोन की बात करें, ये थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण हेतु थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि को ये नियंत्रित नहीं करता है, मतलब उत्तेजना एक प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण हेतु थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ये इसके मुख्य तीन है। बाकी वैसे ये पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए सभी हार्मोन्सों का कुल मिला के इस ग्रंथि से संबंध है ही है, क्योंकि सभी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन
ये जब जिनको जितना उत्तेजित करेगी वो उस मात्रा में हार्मोन्स निकलेगा ग्रंथि से। कुछ चर्चाएं चल रही है ना, अभी धर्म जी आपको अपडेट दे रहे थे ना। हाँ 24 से मैंने भी वो एक उसके अंदर सीआरपीएफ की बहुत ज्यादा वैकेंसी वही है ना, ये आज अखबार में आई हुई है सीआरपीएफ की बहुत ज्यादा वैकेंसी वाली है। आज कुछ मामला मैंने देखा नहीं है, धर्म जी मेरे को सुना जरूर रहे थे, जबरदस्ती मैं सुन रहा था कि आई हुई है 24 तारीख से। अशोक जी ने भी मेरे को कहा था 24 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मैंने मेरे स्तर पे दिमाग लगा के उस चीज को पढ़ी नहीं है अभी तक। अखबार में आज मैंने काफी लोगों के स्टेटस लगाए हुआ देखा था, और वो शिक्षा के वाले ग्रुप में भी आया हुआ था। हाँ 56 है, 56 में 84 कुल है, उसमें से सीआरपीएफ की कितनी है ऐसा कुछ है, मैं अभी आपको बता दूंगा। मैंने देखा स्टेटस लगाया हुआ, अभी आपको बता रहे थे धर्म जी वैकेंसी के बारे में बता रहे थे ना, कहीं बताइए कब हो रहे फॉर्म स्टार्ट? 24 हो रहे हैं ना। अभी देख आज शाम को पूरा नोटिफिकेशन देख के मैं टेलीग्राम भेज दूंगा, यदि ऑफिशियल है सारा लिख के नीचे डिटेल बना के है बताओ ना। तो एक बार तो श्योर है, इसका मतलब स्टार्ट होनी तय है। अभी तक केंद्र सरकार वाले इलेक्शन दूर है, तब तक लगभग फॉर्म ये आराम से भरवा देगी। वो मई में इलेक्शन, तब तक एग्जाम भी करवा देगी, एसएससी का एग्जाम हो जाएगा तब तक। वो आचार संहिता लगभग अप्रैल में लगेगी, अप्रैल उतरते वक्त मई में। अब देखो, अब अपन अगली ग्रंथि पढ़ते हैं। अपन ने कौन सी पढ़ी अभी? पीयूष। पीयूष के बाद अपन चौथी पढ़ रहे हैं ना, चौथी ग्रंथि पढ़ेंगे थायराइड। थायराइड ग्रंथि, और इस ग्रंथि का दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है क्या? आउटू भी कहा जाता है, आउटू ग्रंथि। इसकी बात करें तो ये कहां पर स्थित है भाई? गले में। कहां है? बिल्कुल गले में स्थित गुलाबी रंग में एच आकार, किस आकार की? हाँ एच आकार की, यानी इसको देखने पे और इसको तितली के आकार की ग्रंथि कहा जाता है। एच आकार की या किसके आकार की? हाँ तितली के आकार की ग्रंथि। दो बातें इसकी ये हो गई। तीसरी बात, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? है? अरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी है? और यकृत एक मिश्रित ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। तो सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी जितनी ग्रंथियां, इनमें सबसे बड़ी है थायराइड और सबसे छोटी है पीयूष। ठीक है ना? सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड है। अगली बात करें इससे स्रावित हार्मोन। तो इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन।
और इस थायरोक्सिन हार्मोन ये क्या करता है शरीर में, बीपी समझते हो ना, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्तचाप, क्या कहते हैं? हाँ, बीपी को नियंत्रित करता है, ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है। और इस हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से शरीर में आयोडीन की कमी आ जाती है। किसकी कमी आ जाती है? हाँ, आयोडीन की कमी आ जाती है। आयोडीन की कमी आ जाती है, जिससे गले में क्या हो जाती है, जिससे गले में सूजन हो जाती है, तथा इस रोग को क्या कहा जाता है? इस रोग को गलगंट, क्या कहा जाता है? गलगंट, या इसको कहा जाता है गेंघा, या इसको कहा जाता है गोयंटर। गलघंट, गेंगा या गोयंटर रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो गलघंट या गेंगा या गोइटर रोग, ये बीच में से है ना, को हटा लो, गोइटर। अरे आप इन्हें के बोलो मारवाड़ी में है, लापड़ी होगी ने बोलो तो, अच्छा वो अलग हुए हो, अच्छा तो गोदारा खायो मिटावे है, मिटावे गोदारों की कला देखो, आयोडीन की पूर्ति बाहर में कर दे। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई आपको? थायराइड की गले में है, तितली के आकार की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, शरीर में बीपी को नियंत्रित करती, जिसकी कमी से शरीर में आयोडीन की कमी, जैसे गला सूज जाता है और उसको गेंगा या गलघंट रोग कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये ग्रंथियों वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। चले, अरे चले आगे, लिख लिया सभी ने? चलो अब अपन पांचवी ग्रंथि पढ़ते हैं जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। समझ में आ रहा है ना सारी बातें? चलो ठीक है, अगली अपन ग्रंथि पढ़ते हैं, कौन सी? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि पहली बात करें, ये कहाँ स्थित होती है? ये भी गले में। कहाँ होती है? बिल्कुल गले में होती है। लेकिन ये पैराथायराइड जो ग्रंथि जैसे ये होती है ना एच आकार की,
थायराइड ग्रंथि, थायराइड इस प्रकार होती है, ये इस प्रकार बनी हुई होती है यहाँ पर इसके आगे की ओर, यानी इसकी संख्या शरीर में कुल कितनी होती है? 4। 4 छोटी छोटी 4 आंकड़ों में ये 4 जगह पाई जाती है, यानी ये गले में स्थित है पहली बात, और दूसरी बात करें इसकी शरीर के अंदर संख्या कितनी है? 4। ये थायराइड के ऊपर पाई जाती है ऐसे, और इसकी शरीर के अंदर संख्या कितनी है? 4। अगली बात करें इसकी, इससे एक हार्मोन निकलता है, स्रावित हार्मोन की बात करें, इससे एक हार्मोन का स्रावण होता है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। और ये हार्मोन शरीर के अंदर क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? अरे नियंत्रित करता है। शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये काम है मुख्य रूप से किस ग्रंथि का? पैराथायराइड ग्रंथि का। अगली ग्रंथि की बात करें अपन, एक और पढ़ लेते हैं, छोटी सी ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ये कहां स्थित होती है? ये होती है कहां पर? वक्ष गुहा। वक्ष गुहा किसको बोलते हैं? अरे वक्ष गुहा छाती को। तो ये कुल मिला के कहां स्थित होती है? छाती में स्थित है, वक्ष गुहा या छाती में। और इस ग्रंथि की एक खास विशेषता है, ये लगभग 15 साल की आयु के बाद शरीर में धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और लगभग वर्धा अवस्थाओं के अंदर बिल्कुल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो वर्धा अवस्था में लुप्त होने वाली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस। कौन सी है? बिल्कुल इस फैक्ट को याद रखना है। वर्धा अवस्था में, ये बुढ़ापे में होती नहीं है, वर्धा अवस्था में लुप्त होने वाली ग्रंथि। और इससे स्रावित हार्मोन की बात करें, स्रावित हार्मोन, इससे एक हार्मोन का स्रावण होता है जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। और इस थाइमोसिन हार्मोन के काम की बात करें तो एक तो ये शरीर में प्रोटीन निर्माण में सहायक है, प्रोटीन निर्माण में सहायक, और दूसरा इसका काम प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ये बातें हैं इसकी थाइमस ग्रंथि से संबंधित। क्या बात है? हैं? के? नोट्स में क्या एडिट हुआ है? बातें कुछ पीछे रखी नहीं, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट मैंने लिखा दिए। मैं वैसे आज पढ़ाने से पहले मैं नया मैटर भी देखता हूं, लेकिन नया जिसमें मिलता है उसमें जरूर ऐड करता हूं, क्योंकि मेरा भी काम है कि वो तो मैंने पढ़ा ही लिया, मैंने सीख लिया, लेकिन एक एक बात, इसलिए तो मैं इस बार ये पीपीटी मतलब पीडीएफ के रूप में सेव हो रही है और सारी बातें अधिकतर बातें शामिल कर रहा हूं, ताकि ये मेरी तरफ से अंतिम नोट्स है। फिर यदि कोई अच्छा बना रहा है तो उसको अपन प्रिंट निकलवाएंगे, नहीं तो फिर ये पीडीएफ तो मेरे हाथों से लिखी हुई थी, अंदर पड़ी है ही पूरी, इसलिए मैं तो एक एक शब्द को लिखा रहा हूं।
एक ग्रंथि से या एक चीज से संबंधित सारे फैक्ट एक जगह मिलते नहीं है, 4-5 जगह से ढूंढ के एक साथ करना पड़ता है। हर विशेषता हर किताब में, जैसे आप थाइमस को एक किताब में पढ़ोगे तो इतनी बातें मिलेगी नहीं, 2-3 को मिलाओगे तो इतनी मिल जाएगी, 4-5 को पढ़ोगे तो 1-2 बातें नई भी आ जाएगी, सब में अलग अलग है। इसलिए मैं 3-4 स्रोतों से बातें ढूंढ के कुल मिला के अच्छी और जो एग्जाम के लायक है वहां तक प्रयास करता हूं पूरा। हो गया? लिख लिया क्या सभी ने? चलो अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट है एक ग्रंथि और, जिसका नाम है क्या? एड्रिनल ग्रंथि। कितनी हो गई? अब बात करें अपन कौन सी ग्रंथि की? एड्रिनल। देखो वैसे बातें अब पढ़ा रहे हैं ना तब बहुत सरल लग रही है, लेकिन मैंने आपको 7 ग्रंथियां आज पढ़ाई है और 7 ग्रंथियों के अंदर सारी अलग अलग विशेषताएं, सारे अलग अलग फैक्ट है। जैसे मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क के अंदर अपन देखते हैं, मस्तिष्क के अपन ने जैसे भाग पढ़े, सबकी कुछ न कुछ अलग अलग खूबियां ठीक नहीं थी। अब मैं आपको मस्तिष्क के प्रश्न पूछूं ना कि तापमान को नियंत्रित कौन करता है, या शराब पीने से प्रभावित कौन सा होता है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, स्मृति शक्ति कौन सी है, आंख को नियंत्रित कौन करता है, कान को नियंत्रित कौन करता है, तो डब्बे सारे के सारे क्या है? गोल है, 100% गोल है। और उस दिन पढ़ाया, उस दिन बहुत सर। कल मैं पूछूंगा ना कि कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, आयोडीन की मात्रा कौन सी करती है, बड़ी कौन सी है, अंतःस्रावी बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, वृद्धि हार्मोन कहाँ निकलता है, तापमान को नियंत्रित कौन करती है, इमरजेंसी ग्रंथि किसे कहा जाता है, छाती में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में कौन सी ग्रंथि है, सारे मैंने जो लिखा है एक एक शब्द मतलब सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज। और मैंने स्थित वाला पॉइंट में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि मैंने ऊपर से आपके शुरू किया, सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस, उसके बाद पीनियल, पीनियल से प्यूस, फिर थायराइड और पैराथायराइड, फिर थाइमस, और अभी अपन गुर्दे पे पहुंचे हैं, कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। ये गुर्दे के जस्ट ऊपर होती है, यानी ऊपर से स्टेप शुरू किया जैसे जैसे ये एड्रिनल, और उसके बाद जनन ग्रंथियां इनके नीचे होती है, वो दोनों ही मिश्रित ग्रंथि लिखा दी। और अग्नाशय बीच में बची कौन सी? आमाशय, अग्नाशय और ये यकृत, ये भी मिश्रित ग्रंथियां हैं। इन तीनों के बारे में मैंने पाचन तंत्र के समय पढ़ा दिया पूरा, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, उनके बारे में सारा विस्तृत पढ़ा दिया। अब एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो गुर्दे, गुर्दे को कहा जाता है क्या? गुर्दे को क्या कहा जाता है? अधिवर्कक, यानी गुर्दे के ऊपर। ये कहां स्थित होती है? गुर्दे के ऊपर स्थित। इसे आपातकालीन ग्रंथि क्या कहा जाता है? हाँ, क्यों कहा जाता है इसका पता है? आपातकालीन ग्रंथि, ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार शब्द है ये आपातकालीन ग्रंथि। ये ऐसी ग्रंथि है जब कोई भी इमरजेंसी होती है तब इस ग्रंथि से हार्मोन का क्या होता है? स्रावण होता है। या तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है, जब टेंशन होते है तो शरीर में कुछ न कुछ तो नया खेल होता है कि नहीं होता है? इसका रीजन है शरीर में कोई हार्मोन। या ज्यादा खुश होते हैं तो भी शरीर में अलग रिएक्शन होता है, इसका मतलब ज्यादा खुशी के समय या ज्यादा मायूसी के समय इस हार्मोन, इसके अंदर से हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति के अंदर ये सारी ग्रंथियां काम करना बंद कर देती है और ये एड्रिनल ग्रंथि अपने हार्मोन का एड्रिनल हार्मोन का स्रावण करती है, इसलिए इसको आपातकालीन ग्रंथि या इसको 4S ग्रंथि या 3F ग्रंथि कहा जाता है। ये है ना, ये क्या होता है? फाइट, फ्लाइट एंड फियर। इस 3F का मतलब क्या है? आज आप सर्च करना वापिस जाके, ये मैंने 45 नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 4S। इस 4S का भी मतलब है, यानी 4 प्रकार की ऐसी स्पेलिंग आपको मिलेगी जिसका हिंदी अर्थ होगा, यानी वो सारे के सारे काम होते हैं। 3F का तो मैं अभी आपको बता देता हूं। एक होता है क्या? फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब है, एक होता है फाइट। फाइट का मतलब क्या हुआ? लड़ो, क्या करो? लड़ो।
और फ्लाइट का मतलब भागो और फियर का मतलब डरो। यानी इस प्रकार के हार्मोन इस आपातजनक स्थिति में क्या होता है, जब इमरजेंसी आती है तो या तो सामने लड़ ले या क्या हो जाए, भाग जाओ। लड़ो और भागो हार्मोन कहा जाता है। इससे जो एड्रिनल हार्मोन निकलता है ना, उसको लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है। उसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। समझ में आ रही है? तो इसे आपातकालीन ग्रंथि 4S या 3F कहा जाता है। और दूसरी बात करें स्रावित हार्मोन की बात करें तो इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो अपन ने अभी बात करी एड्रिनलिन हार्मोन, इससे लड़ो या भागो तथा जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। ये इसमें नया खेल कुछ नहीं है। हार्मोन पूछे तो एड्रिनलिन और इमरजेंसी ग्रंथि पूछे तो एड्रिनल, और 3F 4H लड़ो या भागो हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है इसको। और एक इससे और निकलता है जिसका नाम है रेलिन हार्मोन। और ये भी रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी बीपी को क्या करता है, नियंत्रित। इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि का मतलब क्या हुआ, इमरजेंसी ग्लैंड। ये बहुत पूछा जाता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं इसके पीछे इसको। ये वैसे आप समझ गए, आपातकालीन ग्रंथि से जो निकलेगा वो आपातकालीन हार्मोन, या इंग्लिश में बात करें तो क्या हो गया, इमरजेंसी हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामों में, इजी एग्जामों में, ये आर्मी जैसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये आर्मी जैसे एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है ये। इमरजेंसी हार्मोन, लड़ो या भागो ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि, 3F ग्रंथि। वैसे इस बार मैं हमेशा तो क्या पढ़ाता हूं उससे 10 मिनट पहले पूछता हूं। इस बार पूछा बिल्कुल आपको कुछ नहीं पूछा है, आया सीधा पढ़ाना शुरू किया। इस बार डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया भी ज्यादा जा रहा है। 10 साल मैंने पढ़ाया इस ग्रंथियों वाले टॉपिक को कितने दिन, 2 दिन में। इस बार आज पूरा हो गया है, फिनिश हो गया है। इसका मतलब क्योंकि अब लिखने में सुविधा है नहीं। पहले तो वो बोर्ड भर जाता था, मिटाते थे आज ऊपर नीचे। अब तो मामला आरामदायक स्थिति से, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपके बायो पहले तो 1.5 महीने से पूरी हुई थी, इस बार मुझे लग रही है 20 दिन में पूरी। हाँ, अभी तो क्लास बायो की कितनी ली होगी मैंने, 10-12 ली होगी। हाँ, और 10-12 की बची नहीं है पीछे। 7-8 क्लास में बायो क्या होने वाली है, हाँ पूरी होने वाली है। 11 क्लास थोड़ी लिए, 8 क्लास लिए। और बायो को तो तंत्र सारे हो गए हैं। अब मैं आपको यहां से कुछ बातें लिखाता हूं। अब यहां से अपन एक एक बात लिखते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि,
सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि और सबसे छोटी ग्रंथि। ये छोटे बड़े में इतनी तो याद रखनी है। अब बताओ सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की? कौन सी है? यकृत। दूसरी शरीर की सबसे बड़ी यकृत। सेकंड कौन सी है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, हाँ, अग्नाशय। और सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। और सबसे छोटी कौन सी है? पीयूष। ये बातें याद रखनी है आपको।